दलितों में भी एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसको अगर गाय की गोबर को नीले रंग में रंग दिया जाए तो उसको बड़े स्वाद के साथ खा जाएंगे। वो उनमें चिंतन की क्षमता खत्म हो चुकी है। तो मैंने कहा कि उनका हम लोग हर्ट हो गए हैं इससे। हमने कहा कि अच्छा चलिए अब हम गोबर नहीं कहेंगे, गाय का क्रीम कहेंगे। आपको याद होगा आडवाणी जी जब पहली बार वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो संविधान संशोधन करेंगे हम, उनका नारा था। क्योंकि संविधान जो है आरएसएस की हर योजना में बाधक है। तो आज मैं ये उन नौजवानों से पूछना चाहूंगा जिनको इंग्लिश नहीं आती थी और जो नीली क्रीम गाय की आसानी से नामू नामू खा जाएंगे। ये आज के दिन में बीजेपी के खिलाफ कंसिस्टेंटली कौन खड़ा है, कौन पार्टी खड़ी है, कौन लीडर खड़ा है? तो आरएसएस की एक स्कीम है कि दलित जो है नेचर के प्रोडक्ट हैं। नेचर के साथ दलितों को फिर से जोड़ देना चाहिए। मतलब कि प्रोफेसर रतन लाल जो है हिस्ट्री इतना झंझट वाला काम क्यों पढ़ाएं? गांव में मजदूरी अगर ये करते तो अच्छा वो है या ये है? दलितों को क्यों मैथमेटिक्स पढ़ने का झंझट लेना पड़े? दलितों को क्यों डॉक्टर बनने का झंझट करना पड़े? आराम से गांव में रहते हैं, सेवा करते रहे इनकी पीढ़ियां। तो दलित को नेचर की गोद में जाना चाहिए। तो ये आरएसएस का जो ड्रीम है। तो दलित नौजवान बोलते हैं कि कई बार तो लोग बोलते हैं आरएसएस से बीजेपी से खतरनाक कांग्रेस है। तो ये करप्शन हुआ है दलित चेतना का, इसका करप्ट चेतना का करेक्शन बहुत जरूरी है। भारत में 1950 तक अगर बीजेपी का शासन दे दीजिए आप तो दलित नेचर के पास वापस चला जाएगा। 2050 तक 2050 तक हाँ फिर वापस चला जाएगा। और इसके लिए जो गाय का ब्लू क्रीम खाने वाला दलित है, इसके लिए यह भी एक जिम्मेदार दलित तबका है जिसने दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। दलितों का शत्रु नंबर 1, हित शत्रु नंबर 1 कौन? कांग्रेस या बीजेपी? इसी विषय पर आज विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ स्टूडियो में अम्बेडकरनामा में जाने माने दलित चिंतक चंद्रभान प्रसाद मौजूद है। बहुत लंबे समय बाद अम्बेडकरनामा में आए हैं। सीधे इनिशियल इंट्रोडक्शन देने के बाद सीधे फ्लोर उनको दे दूंगा कि आखिर अब ये चर्चा तो होनी ही चाहिए कि आखिर भारत की राजनीति में दलित कहां है, उनके हित शत्रु नंबर 1 कौन है? चंद्रभान जी, स्वागत है आपका अम्बेडकरनामा में। जय भीम। थैंक यू सर, थैंक यू प्रोफेसर। क्या क्या कहेंगे? अभी कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा भी करने वाली है और उसमें अभी एक मीटिंग हुई थी जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग, इंटेलेक्चुअल्स, एनजीओ के लोग, कई जाने माने एक्टिविस्ट, उसमें लेफ्ट के भी लोग थे जो पॉलिटिक्स में नहीं है, वो भी थे, इंटेलेक्चुअल से, पत्रकार थे। भारत जोड़ने की यात्रा होने वाली, क्या इसके मायने हैं और आखिरकार शत्रु नंबर 1, हित शत्रु नंबर 1 कौन है दलितों के? चंद्रभान, फ्लोर इज योर्स नाउ। इसको मैं एक छोटी सी कहानी के साथ बताना चाहूंगा। जी जिस दिन आप पुलिस कस्टडी में थे जी और हजारों लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर रहे थे तो मैं भी वहां मौजूद था। जी और 5-7 यूट्यूबर्स को मैंने इंटरव्यू दिया। उसमें एक जिसमें 70 साल की कहानी वगैरह में बता रहा था। तो एक दलित नौजवानों का ग्रुप था जो धीरे धीरे मेरे पास आया। उसमें
गर्ल स्टूडेंट्स भी थी, बॉय स्टूडेंट भी थे। तो उन्होंने कुछ मुझसे वार्तालाप करना चाहा, मैंने कहा बिल्कुल आप यंग लोग हैं, बातचीत करिए। जी। तो पहली बात तो है कि उसमें इंग्लिश जानने वाला कोई नहीं था। हम्म। दूसरी बात, बाबा साहब की ड्रेस में कोई नहीं था। हम्म। तीसरी बात, अधिकतर लोग सैंडल वगैरह में थे, जूते नहीं पहने थे। हम्म। तो मुझे बड़ा उत्साह नहीं लग रहा था कि मैं इनसे बात करूं। और अच्छा। जैसे जैसे बात बढ़ी आगे, तो उन्होंने कहा कि आपने अंबेडकर नामा पर एक बार यह कहा था कि अ, दलितों में भी एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसको अगर गाय की गोबर को नीले रंग में रंग दिया जाए तो उसको बड़े स्वाद के साथ खा जाएंगे। हम्म। वो उनमें चिंतन की क्षमता खत्म हो चुकी है। तो मैंने कहा कि उनका हम लोग हर्ट हो गए हैं इससे। हमने कहा कि अच्छा चलिए, अब हम गोबर नहीं कहेंगे, गाय का क्रीम कहेंगे। हम्म। तो उसमें से थोड़ी देर बाद एक नौजवान पूछ रहे हैं कि लगता है आप थोड़ा थोड़ा कांग्रेसी हैं। मैंने कहा कांग्रेसी होना कोई बुरी बात है क्या? हाँ। तो चुप। मैंने कहा कि दो ही ऑप्शन ऑल इंडिया लेवल पर है हमारे सामने आज, बीजेपी हम्म। या कांग्रेस। हम्म। तो मैं तो कांग्रेसी हो गया। हम्म। फिर मैंने उनको बताना ये शुरू किया कि किस तरह से जमींदारी उन्मूलन करके कांग्रेस पार्टी ने जो है बहुत बड़ा काम किया। फिर 1961 का लैंड सीलिंग ला के पंडित नेहरू ने बहुत बड़ा काम किया। फिर इंदिरा गांधी ने अमेरिका से इतना गेहूं मंगा के दलित घरों में बंटवाया। पहली बार जमींदार के सामने जो सूखा पड़ गया था, हाथ जोड़ने के बजाय स्टेट दलित घरों में गया। और किस तरह से इंदिरा गांधी ने आईआईटी और मेडिकल कॉलेजेस में SC ST का 100% सीट पूरी होनी चाहिए, यह नियम बनाया। और किस तरह से दलितों को पट्टे बांटे गए देश हम्म। भर में, जो भूमिहीन दलित थे। और हम्म। फिर राजीव गांधी का स्पेशल स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव, आपको याद होगा 1989 में पढ़े लिखे दलितों को 2-2, 3-3, 4-4 नौकरियां मिल गई थी। और फिर किस तरह से राजीव गांधी फेलोशिप कांग्रेस ने शुरू किया। तो उसके हजारों उसके पहले स्पेशल कंपोनेंट प्लान भी का, 1978 भी 79। कांग्रेस पार्टी लाई थी। तो मैंने हम्म। कहा कि तो उन्होंने उन्होंने एक एक सीधा सा जवाब दिया, ये तो सब संविधान की वजह से हुआ। हम्म। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। बैंक नेशनलाइजेशन की बात किया मैंने, पब्लिक सेक्टर इतना बड़ा खड़ा हुआ। तो इन बच्चों ने कहा कि ये तो सब संविधान की वजह से हुआ। तो हमने हम्म। कहा मैं कांग्रेसी इसीलिए हूं क्योंकि अब संविधान ही खतरे में है। हम्म। बीजेपी, आपको याद होगा आडवाणी जी जब पहली बार वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो संविधान संशोधन करेंगे हम, उनका नारा था। हम्म। क्योंकि संविधान जो है आरएसएस की हर योजना में बाधक है। हम्म। तो आज मैं ये उन नौजवानों से पूछना चाहूंगा जिनको इंग्लिश नहीं आती थी और जो नीली क्रीम गाय की आसानी से नामू नामू खा जाएंगे। ये आज के दिन में हम्म। बीजेपी के खिलाफ कंसिस्टेंटली कौन खड़ा है, कौन पार्टी खड़ी है, कौन लीडर खड़ा है? कांग्रेस के अलावा आप कोई नाम बता दीजिए जो कंसिस्टेंटली आरएसएस का, बीजेपी का विरोध जो है आजादी के पहले से किया है, आज कर रहा है। और यह कहना एक नया एक फैशन आया है, ये जो ब्लू क्रीम खाने वाले दलितों में, कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों भाई बहन है या कुछ इस तरह से एक आया है। अरे जिस कांग्रेस ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उन बैंकों का जो प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, और दोनों को बोल रहे हैं आप जो है दोनों एक ही तरह के हैं, दोनों की माँ। अगर अगर ये बोल देता कि सौतेले भाई बहन है तो भी चल जाता।
तो प्रोफेसर साहब, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं, कोई इसमें नाराज हो जाए, खुश हो जाए, आजकल की दलित चेतना काफी हद तक करप्ट हो चुकी है। उसे यह पता नहीं है कि दलितों को कभी पट्टा बटा था देश भर में, जिनके पास एक बिस्सा जमीन नहीं थी उनको 10 बिस्सा, 20 बिस्सा, 1 बीघा 2 बीघा जमीन मिल गई। दलितों को ये भी नहीं पता है कि किस तरह से आईआईटी और मेडिकल कॉलेजेस में दलितों का इमरजेंसी के समय इनका प्रवेश शुरू हुआ। इनको यह भी नहीं मालूम है कि कितने हजार दलित पब्लिक सेक्टर में आज 3-3, 4-4 लाख रुपए की तनख्वाह उठा रहे हैं, इसका भी पता नहीं है। तो अब पब्लिक सेक्टर को कांग्रेस ने बनाया है, पब्लिक सेक्टर को बीजेपी तोड़ रही है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कांग्रेस ने किया है, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन बीजेपी कर रही है। ऐसा भारत में कभी नहीं हुआ कि रिजर्व बैंक के रिजर्व फंड जो वार वगैरह के समय काम आता है, 80,000 करोड़ कितना, वो जो है बीजेपी गवर्नमेंट ने रिजर्व बैंक से निकाल करके जो है तमाम बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया। करीब लोग, कुछ लोग बोलते 9 लाख, कुछ लोग बोलते 11 लाख करोड़ माफ कर दिया। रिजर्व बैंक को अपंग बना रहे हैं। अगर ये रिजर्व बैंक के पास पैसा नहीं होगा तो दलितों के कार्य के लिए वेलफेयर की स्कीम्स कौन बनाएगा? तो जिस जिस कांग्रेस पार्टी ने इसको बनाया, खड़ा किया, और जो बीजेपी उसको तोड़ रही है, फिर भी जो दलित चेतना इस हद तक करप्ट हो चुकी है कि दोनों भाई बहन हैं, दोनों एक ही तरह कांग्रेस और बीजेपी वाले हैं। तो कुछ आप उनकी तारीफ करिए कि भाई अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये बोलते हैं कि आप जो है कांग्रेसी हो गए हैं। बाबू जगजीवन राम एक अस्पृश्य परिवार से पैदा हुए थे और फर्स्ट क्लास एमएससी बीएचयू से किया था, और अपने आचार विचार इतना गरिमामय पूर्ण जो है उन्होंने एक व्यक्तित्व बनाया कि ब्राह्मण लोग उनके पैर छूते थे। कुछ लोग जूतों पर पैर हाथ रगड़ते थे कि बाबूजी का ध्यान हमारी तरफ आ जाए। जहां बाबूजी को का नाम लीजिए तो बोलेंगे कि वो तो कांग्रेसी दलाल था। रेलवे, पोस्ट ऑफिस में जितने दलितों की भर्ती उन्होंने किया, आज भी 17% प्लस दलित है रेलवे में। एक समय 21% हो गए थे। नहीं तो बिक जाएगा तो सब घर चला, चंद्रभान जी, रेलवे अगर बिक जाएगा तो सब घर चला जाएगा, अपना झाल बजाएगा। हाँ, तो जो आरएसएस की एक स्कीम है कि दलित जो है नेचर के प्रोडक्ट हैं, नेचर के साथ दलितों को फिर से जोड़ देना चाहिए। मतलब कि प्रोफेसर रतन लाल जो है हिस्ट्री इतना झंझट वाला काम क्यों पढ़ाएं? गांव में मजदूरी अगर ये करते तो अच्छा वो है या ये है? दलितों को क्यों मैथमेटिक्स पढ़ने का झंझट लेना पड़े? दलितों को क्यों डॉक्टर बनने का झंझट करना पड़े? आराम से गांव में रहते हैं, सेवा करते रहे इनकी पीढ़ियां। तो दलित को नेचर की गोद में जाना चाहिए। तो ये आरएसएस का जो ड्रीम है। तो दलित नौजवान बोलते हैं कि कई बार तो लोग बोलते हैं आरएसएस से, बीजेपी से खतरनाक कांग्रेस है। तो ये करप्शन हुआ है दलित चेतना का, इसका करप्ट चेतना का करेक्शन बहुत जरूरी है। भारत में 1950 तक अगर बीजेपी का शासन दे दीजिए आप, तो दलित नेचर के पास वापस चला जाएगा। 2050 तक, 2050 तक। हाँ, फिर वापस चला जाएगा। और इसके लिए जो गाय का ब्लू क्रीम खाने वाला दलित है, इसके लिए यह भी एक जिम्मेदार दलित तबका है जिसने दलित चेतना को, आप यह मत सोचिए कि दलित चेतना आप और मैं बना रहा हूं। हजारों हजार लाखों लाख ये नीला गोबर खाने वाले जो दलित हैं, इनका व्हाट्सएप दलित चेतना बनाता है और ये बताता है कि कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा दोस्त है। तो बीजेपी से भी खतरनाक कांग्रेस लगती है इस तबके को। तो दलित किधर जा रहा है? जो नौजवान, जो ब्राइट, जो जिसकी एज है, जो उसमें थिंकिंग की होनी चाहिए, एक काफी
गहरे थिंकिंग की उम्मीद जिनसे की जाती है, उनको उनकी आंखों में इतनी गड़बड़ी आ गई है उनके विजन में कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांग्रेस ही सबसे बड़ी दुश्मन है। और जहां तक तो बात रही ये जो है ये यात्रा निकल रही है कांग्रेस पार्टी की, तो कई लोग कह रहे हैं कि वो तो सत्ता पाने के लिए कर रही है। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्या करना चाहिए? अच्छा, आपको बता रहा था कि अरे मशहूर चिंतक डॉक्टर रतन लाल भी उसी में चले गए, इनका वहां क्या काम था? तो ये जो बता रहा हूँ, ये दलित नौजवानों की जो चेतना है, जो कांग्रेस बीजेपी को एक ही तरह समझते हैं, यह वर्चुअली किसी जमाने के हरिजन लोग हैं। हरिजन जिसकी अपनी कोई डिग्निटी नहीं थी, जिस पर एक पहचान गांधी जी ने थोप दिया था। यह हरिजन टाइप के दलित जो नौजवान हैं, इनको लगता है कि बड़े बड़े बुद्धिजीवियों में रतन लाल को क्यों शामिल किया, ये तो दलित बस्ती वाले हैं। यही हरिजन मेंटेलिटी हो गई ना। हाँ, तो ये एक बड़ा व्यापक एक प्रयास है कांग्रेस पार्टी का। हमें तो नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई और पार्टी नेशनल लेवल पर है जो बीजेपी से लड़ रही है और जो है बीजेपी को रिप्लेस कर सकती है कोई ऐसी पार्टी? चंद्रभान जी, हाँ, तो रतन लाल साहब को दलित मोहल्लों में रहना चाहिए, दलित लोगों के बीच ही रहना चाहिए। और कोई बड़ी जगह, ऊंची जगह बुला लिया तो भाई ये तो बताइए, दलित को क्या रतन लाल साहब को ऐसी जगहों पर जाना चाहिए? हाँ, हरिजन को नहीं जाना चाहिए। हाँ, बताइए। वहाँ क्या बात मैंने रखी होगी किसी को नहीं पता होगा, लेकिन अपने हिसाब से नैरेटिव लोग बना लेते हैं। बहरा जी, क्योंकि यह उनकी इमेजरी में कांग्रेस दलितों की शत्रु नंबर 1 है। अच्छा, वैसे वो कांग्रेस का भी मीटिंग नहीं था, वो मीटिंग जो है कांग्रेस के लीडर्स थे, लेकिन वो उसमें बहुत सारे लेफ्ट के लोग भी थे। मैंने पहले भी कहा इंटेलेक्चुअल्स थे, और एक लार्जर पर्सपेक्टिव में बहस, दिन भर बहस चली है, दिन भर। नहीं, अगर वो कांग्रेस की मीटिंग होती तो उसमें जाने में हाँ, क्या गलत है? नहीं कोई गलत नहीं, कोई दूसरी पार्टी मीटिंग बुला ले, कोई दूसरी पार्टी मीटिंग बुला ले, नॉन बीजेपी, वहां भी पहुंचेंगे, बात अपनी रखेंगे। हाँ, वामपंथी बुला ले, सीताराम येचुरी अपने घर पर चाय के लिए बुला लें, तो क्या दलित को नहीं जाना चाहिए? दलित थिंकर्स को, स्कॉलर्स को नहीं जाना चाहिए? एकदम जाना, कोई भी बुला ले ना, उत्तर प्रदेश बिहार की पार्टियां बुला ले, चिंतन मनन हो एक दिन का पूरा। तो ये जो ग्रीन गाय का क्रीम खाने वाला तबका बेसिकली मन से वो हरिजन है, जिसकी अपनी कोई डिग्निटी नहीं है, और जिसको अगर दिग्विजय सिंह अपने घर बुला लेते हैं और बोलते हैं चंद्रभान प्रसाद आप एक भोपाल डॉक्यूमेंट लिखिए और बताइए दलितों के लिए क्या करना है। हमने कहा दलित बिजनेस पर्सन्स के सामान खरीदिए सरकार। आप गए थे उस कॉन्फ्रेंस में जनवरी 2002 में, तो एक साल में 1.5 साल में 80 करोड़ के आसपास का जो है बिजनेस दलितों को मिल गया, आदिवासियों को। उमा भारती बनी जो है चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने भोपाल डिक्लेरेशन की होली जलाई थी, जिस दिन डिक्लेरेशन इशू हुआ, और उसको खत्म कर दिया उन्होंने। तो उस समय भी हमसे कहने वाले थे कांग्रेस दलितों को लालच दे रही है, दलितों को 100-200 हजार करोड़ रुपया मिल जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा? हमें तो शासक हुक्मरान बनना है। ये बीजेपी खत्म कर रही है तो वो वर्ग मित्र है, बीजेपी खत्म कर रही है तो हरिजन भाई लोग, देखिए आप, ये जो हरिजन भाई लोग हैं, ये चेतना इतना करप्ट इनकी हो चुकी है कि बाबूजी जब पोस्टल मिनिस्टर बने तो उन्होंने एक नियम बनाया कि जो भी हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास पाता है सर्टिफिकेट लेके आए, और उम्र अगर नौकरी वाली हो गई है तो डिस्ट्रिक्ट पोस्ट मास्टर जो है उनको डायरेक्ट नियुक्ति पत्र दे देगा। हमारे कलीन ब्रदर 1952 में पोस्ट मास्टर हो गए,
हमारे एक समाज गांव के और एक दलित हैं, वो 1951 में पोस्ट मास्टर बन गए और दोनों परिवार में इतनी तरक्की हो गई क्योंकि 51 में 52 में इनको करेंसी नोट मिलता था तनख्वाह में। तो लोग कहते हैं वो तो दलितों को गुलाम बनाने की एक कोशिश थी। तो अभी जो है बीजेपी इस फेलोशिप वगैरह खत्म कर रही है, जो राजीव गांधी फेलोशिप 40,000 रुपए महीने मिलती थी या 30,000। तो इससे क्या होगा, ये जो हरिजन भाइयों का जो सोचना है, यह भी एक योजना थी दलितों को लालच देके अपने चंगुल में फंसाने के लिए। तो जो खत्म हो जाएगा तब। हाँ, तो इनका जो मन अगर आप पढ़े प्रोफेसर साहब, तो अगर दलितों को कुछ नहीं दिया जाए तब दलितों में एंगर पैदा होगा, भूख पैदा होगी। जब भूख होगी, एंगर होगा, तब वो जो है अपनी सरकार बनाएंगे। कैसे अपनी सरकार बनाएंगे? हुक्मरान बनेंगे। ब्लैक लोग तो 13.5% है, उन्होंने कभी सत्ता की मांग ही नहीं की और उनके राष्ट्रपति 2 बार बन गए वो ओबामा साहब। दलित जो है 17% है, कैसे सत्ता बना लेगा अगर उसके पास मनी पावर नहीं है, मीडिया पावर नहीं है, इंटेलेक्चुअल्स का पावर नहीं है, इंग्लिश बोलने वालों की एक फ्लीट नहीं है, तो कैसे सत्ता प्राप्त करेगा? सत्ता प्राप्त भी कर लेगा तो वही ब्राह्मण चलाएगा, जिसका नहीं करेगा क्या, करेगा क्या? उदाहरण दे देने पर लोगों को बुरा लग जाएगा। सत्ता प्राप्त करने के बाद सत्ता की चाबी दलित मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण को दे देते हैं, भैया हमसे नहीं ताला खुल पा रहा है, आप ही जो करना हो करो। तो ये इसलिए जो है आज जब देश इतना खतरे में है, कोई पॉलिटिकल पार्टी प्रयास कर रही है, हमें तो कांग्रेस में के लोगों ने या जो भी है हमको नहीं बुलाया, तो हमने तो कोई इनिशिएटिव नहीं। फिर डॉक्टर रतन लाल पहुंच गए तो हमारे समाज का प्रतिनिधित्व हो गया वहां पर। हम तो इस तरह से सोचते हैं ना, तो वहां क्यों बुला लिया इनको, ये क्यों वहां चले गए? तो ये दलित समाज में यह दो हरिजनवाद का दोबारा उदय जो हो रहा है, इसको रोकने के लिए आपको, हमको, बाकी सब लोगों को साथ आना पड़ेगा। जितनी गाली आ रही है, गाली ही दे सकते हैं और गाली अपने लोगों को ही दे सकते हैं। हाँ, ये मोहन भागवत को गाली नहीं दे सकते हैं, मोदी साहब को गाली नहीं दे सकते हैं। तो ये एक दलित चेतना में एक करप्शन हो चुका है बहुत व्यापक स्तर पर, जिसमें जिसने भी दलित की भलाई की वह नंबर 1 निशाने पर आ जाता है और जो है बीजेपी से बड़ी दुश्मन दलितों की कांग्रेस पार्टी हो जाती है। क्या कहा जाए, हम लोग तो ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं, लीडर से मिलते रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब या जंतर मंतर, दीपांकर भट्टाचार्य से भी मिलते हैं, सीताराम येचुरी से भी मिलते हैं, मौका मिलता है तो तेजस्वी यादव से भी मिलते हैं। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अगर समाज की भी बात अगर मनवानी है, समाज के लिए बात करनी है, तो अल्टीमेटली लीडर से ही ना मांग की जाएगी, किससे बोली जाएगी बात? अगर हम रोस्टर की बात उठा रहे हैं या SC/ST एक्ट की बात उठा रहे हैं, तो किससे आखिर ये होना तो विधानसभा और संसदों से होना है ना, नेता को ही बोला जाएगा ना, और किसको बोला जाएगा? तो यही तो बात है कि जो हरिजनवादी जो ग्रुप पैदा हुआ है अभी, ये इसको लगता है कि दलित है तो दलित के पास ही इसको घूमना फिरना चाहिए, अधिक से अधिक ओबीसी के साथ चला जाना चाहिए और दिन भर ब्राह्मण को गाली देते रहिए, गाली देते रहिए, घुसराते रहिए और पूछ लीजिए बैंक क्यों नहीं बना पाया आपने, तो हमारे पैसा कहाँ है? अरे प्राइमरी स्कूल के मास्टर को 80,000 रुपए मिल रहे हैं, ONGC में ऑफिसर्स जो हैं 28 साल सर्विस, 29 साल की सर्विस वालों को 4.5 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है महीने की, 18 घंटे पर डे के हिसाब से मिल रहा है। ऐसे हजारों हजार दलित पब्लिक सेक्टर में पैदा हुए हैं। तो पब्लिक सेक्टर भी कांग्रेस ने दलितों को धोखे में रखने के लिए बनाया है, पूरा रिजर्वेशन ही धोखे में रख, इसका मतलब ये हुआ कि पूरा रिजर्वेशन और जो वेलफेयर प्लान था SC/ST के लिए जो बना था, वो सब धोखे में रखने के लिए बनाया गया था। धोखे में रखने के लिए बना है, क्योंकि ये सरकार के एजेंट हो जाएंगे। दलित, ये जो हरिजन वाले दलित हैं, दलित को प्रोफेसर नहीं होना चाहिए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए जब तक सारे दलित ना हो जाए हेड ऑफ डिपार्टमेंट।
हुक्मरान बनना, हुक्मरान बनना। हाँ, हुक्मरान बनना है आपको। अरे हम तो कहते हैं कि आप हुक्मरान यही क्यों इंडिया के चक्कर में पड़े हो? चलो रूस पर कब्जा करो, अमेरिका पर कब्जा करो, फर्स्ट वर्ल्ड के राजा बनो आप। अगर सिकंदर इधर आ सकता है इंडिया में तो आप भी जाओ वहां पर कब्जा करो। तो ये इस तरह का ये माया, इस तरह का भ्रम, इस तरह का इल्यूजन, इस तरह की यूटोपिया वाला दलित जिसने बाबा साहब का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा है, जिसको दे दिया जाए प्रॉब्लम ऑफ रूपी, पढ़ करके कंटिन्यूअस एक दिन बैठ के पढ़ो तो तुम्हें 1 लाख मिलेंगे। तो जो 4 पढ़ने बाद जो है जिसको नींद आ जाएगी, वो जो है दलित चेतना का निर्माण कर रहा है। हाँ, जिसने जो है स्मॉल होल्डिंग्स नहीं पढ़ी है बाबा साहब की, वो दलित चेतना का निर्माण कर रहा है। उसमें जो करस्पॉन्डेंस हुए हैं बाबा साहब के जो है ब्रिटिश गवर्नर जनरल से, उसको नहीं देखा, जिसमें से स्कॉलरशिप वजीफा नौकरी निकली है, उसको देखा भी नहीं है, फिर भी दलित चेतना का निर्माण कर रहा है। हमें हुक्मरान बनना है। तो ये हुक्मरान वाली बात हरिजनवादी सोच है। हम तो चाहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में दलित अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से प्रोफेसर बने, उतने लोग पीएचडी करें, जजेज बने, ये जो है सिविल सर्विस में जाएं, अरबपति बने, खरबपति बने, अंग्रेजी बोले, विदेश जाएं, अमेरिका, कनाडा, लंदन, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाएं। तो ये जो हरिजनवादी दलित हैं, इनको यह नहीं चाहिए। इनको तो हुक्मरान बनना है, और इस भ्रम में 1-2 पीढ़ी दलितों की ऐसी खप जाएगी और 2050 तक बीजेपी जो कुछ भी बचा है खत्म कर देगी। फिर आप जो है क्रांति की बात करना शुरू करेंगे कि आप क्रांति करनी है। चंद्रभान जी, मेरा एक टेक है और मैंने ये सवाल उठाया कई फोरम पर, और भारत जोड़ो आंदोलन को लेकर भी हमने उठाया कि कांग्रेस का इतिहास अगर देखें तो 2 फेज है, एक प्री 90 है, एक पोस्ट 90। प्री 90 और पोस्ट 90। प्री 90 में एक मिक्स्ड इकोनॉमी सोशलिस्टिक पैटर्न थी, जिसमें वेलफेयर के बहुत सारे जो है वो किए गए थे, जैसा कि आपने बताया विस्तार से। प्रीवी पर्स खत्म किया गया, बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, स्पेशल कंपोनेंट प्लान आया, जमींदारी उन्मूलन हुआ, रिजर्वेशन लगा, स्पेशल ड्राइव निकलता था। 90s के बाद पूरा एक लिबरलाइजेशन का जो दौर है, प्राइवेटाइजेशन का जो दौर है, जो शुरू की थी कांग्रेस सरकार में शुरू हुई थी, बीजेपी ने 1000 गुना रफ्तार से उसको बढ़ा के सब कुछ बेचने का पूरा कार्यक्रम कर रही। क्या लगता है कि कांग्रेस अपने लिगेसी को रीअसर्ट कर पाएगी फिर से? और मुझे लगता है कि अभी कांग्रेस को ही अपने लिगेसी के बारे में उसके कार्यकर्ताओं और बहुत सारे नेता, टॉप लीडरशिप बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे नेताओं को उसके लिगेसी के बारे में ही नहीं पता है। तो ये बेचारे जो दलित भाई जिनको आप कह रहे हैं, कहां से उसको पता हुआ कि कैसे रिजर्वेशन आया? डॉक्टर अंबेडकर ने जो भाषण दिया था लखनऊ में 1948 में, वाई आई हैव ज्वाइंड कांग्रेस गवर्नमेंट, उसके बारे में कहां से पता हो? ये कांग्रेस के लोगों को भी नहीं पता। जो आधुनिक हरिजनवादी हैं, ये तो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के सवाल पर जो इस्तीफा दिया, और एक दौर ऐसा था जो नेहरू और बाबा साहब के बीच एक बिटर संघर्ष का दौर था संविधान के बाद। पर संविधान सभा में जब बाबा साहब भाषण दे रहे थे तो क्या नेहरू ताली नहीं बजा रहे थे? क्या नेहरू बाबा साहब के पास नहीं जाते थे? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबा साहब के साथ चाय नहीं पीते थे, कॉफी नहीं पीते थे? क्या बाबा साहब तमाम तरह के नेताओं से नहीं मिलते थे? वो आरएसएस के नेता से भी मिले थे अपने समय के। तो वो अंबेडकर वाज ए ग्रेट फिलॉसफर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। अंबेडकर बाबा जगजीवन राम के साथ शपथ लिए नेहरू की कैबिनेट में। अंबेडकर को दिक्कत नहीं थी, बाबूजी को दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनके फॉलोअर्स को भारी दिक्कत है। तो बाबा साहब, जैसा कि आप जानते हैं, कि पहले दार्शनिक है जिन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा और पब्लिक सेक्टर भी रहेगा, जहां जिसकी जरूरत होगी वो रहेगा, और इसीलिए हम जो पब्लिक सेक्टर को बोलते हैं स्टेट कैपिटलिज्म। तो हमारे पास पर्याप्त इस बात के सबूत हैं कि नेहरू वाज क्लोजर टू बाबा साहब अम्बेडकर देन महात्मा गांधी। यस।
महात्मा गांधी तो ग्रामीण स्वराज की बात कर रहे थे ना, हाँ मुझे फिलहाल हाँ। ये है। तो जो गांधी ने भाखड़ा नांगल बांध बनाया, 2 बांध बने, बिजली पैदा हुई, पानी निकला वहां से, हरित हरित क्रांति आई, एनटीपीसी, भेल, सेल, 260 के आसपास पब्लिक सेक्टर बने, जहां पर 1980 के आसपास जो भी दलित पैदा हुआ और जो सुन रहा हो मेरी बात को, एक एक दलित के पास, इंजीनियर के पास 4-4 5-5 नौकरियां थी। तो ये पब्लिक नहीं वो तो सेक्टर का चंद्रभान जी, जो आजादी के बाद जो भारत का निर्माण हुआ वो अंबेडकर और नेहरू दोनों के कंबाइंड विजन का आउटकम था, इसको ऐसा समझा कंबाइंड जाए। विजन, बिल्कुल हम्म कंबाइंड विजन। लेकिन ये जो हरिजन, जो आधुनिक हरिजन है दलितों में, हम्म ये तो सिर्फ वो भी खराब, ये भी खराब, सब खराब। बस बाबा साहब का विचार सही है। बाबा साहब का विचार क्या है, कुछ पता है? हम्म कुछ पता है कि बाबा साहब का विचार क्या है? कहाँ पढ़ा है? अगर आपने शेड्यूल कास्ट मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा है, अगर वायसराय के साथ इनका गुप्त जो पत्राचार था जो छप चुका है अब, अगर वो नहीं पढ़ा है आपने, आपने जो है अगर स्मॉल होल्डिंग नहीं पढ़ा है, आपने प्रॉब्लम ऑफ रूपी नहीं पढ़ा है, तो क्या पढ़ा है? कैसे अम्बेडकरवादी बन गए? किसने आपको ये जो है डिग्री दे दिया कि आप अम्बेडकरवादी हैं, हम हुक्मरान बनना है? जो लखनऊ की कॉन्फ्रेंस में इस पर एक बहस होनी चाहिए, जहां पर बाबा साहब ने कहा कि ये जो है अगर दलित ओबीसी सब लोग मिल जाए तो जो है सत्ता की चाबी हासिल कर सकते हैं, जिसे सारे ताले हाँ, खुल जाए। उसमें हंगामा भी हुआ था ना, सुनिए पंत तो, वहां सीएम थे। हाँ। हाँ, तो दलित समाज, जो हरिजन टाइप के हैं दलित, इनकी आंखें बहुत कमजोर हो चुकी हैं। इनको यह तो पढ़ लेते हैं ये कि बाबा साहब 1948 या कब की कॉन्फ्रेंस में ये कहा था, दूसरे दिन उन्होंने इसका खंडन किया कि अरे वो तो ओबीसी बीसी वाले लीडर्स थे, मुझे बोले थे ऐसे ऐसे बोलिए। तो खंडन को नहीं पढ़ते हम्म और फिर बोलते हैं हम अम्बेडकरवादी हैं, सब कुछ जानते हैं। तो ये दलित समाज को एकदम अंधेर गर्दी में यहाँ के व्हाट्सएप वाले अम्बेडकरवादियों ने, जो जिनको हरिजन कहना ज्यादा सही होगा, इतना अंधेर गुफा में झोंक दिया है कि दलित मिडिल क्लास में कांग्रेस और बीजेपी में अंतर करने की क्षमता खो गई है, क्षमता चली गई है। तो फिर बताइए दलितों का दोस्त कौन है? हम्म सब दुश्मन है। तो अच्छा, पॉलिटिक्स का एक सिद्धांत भी है, आप जेएनयू में पढ़े हैं, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, कि देयर इज ऑलवेज अलायंस विथ लेसर एनिमी। आप जो है, राजनीति बगैर अलायंस के नहीं होता है, कई सामाजिक समूह के बीच अलायंस होता है, तो उसमें बड़े शत्रु को पराजित करने के लिए छोटे छोटे शत्रु आपस में दोस्ती करते हैं। ये तो थंब रूल है ये राजनीति का। तो ये भी बात नहीं समझ में आ रही है। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या हुआ है, अमेरिका और सोवियत यूनियन कट्टर दुश्मन थे, जी। लेकिन हिटलर से मुकाबला करने के लिए दोनों हाथ मिलाए कि नहीं मिलाए? हम्म अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन एक साथ हो गए। तो ये हिटलर। सब समय के हिसाब से चीजें होती हैं। और बाबा साहब का गांधी से, नेहरू से, कांग्रेस पार्टी से जो संबंध संबंध था, अपने दौर का एक वह इतिहास है। उस समय के प्यार और कटुता को आज के माहौल में डाल करके अगर इंटरप्रिटेशन करेंगे, ये बहुत छोटे दिमाग का काम है। हम्म ऐसे छोटे दिमाग का काम जो ठीक से हाई स्कूल भी नहीं पास है, वो ये जी उसका जी जी दिमाग हो जी। सकता है। आज दलित के सामने आप बताइए, जब जवाहर राजीव गांधी फेलोशिप हजारों की संख्या में बटी, यूनिवर्सिटी में पीएचडी की सीटें दलित भर भर लिए अपनी, अब शायद वो कम हो गई है, खत्म हो गई है। तो चंद्रभान जी, आखिरी क्वेश्चन, हाँ, what next to be done? Who is the real enemy, political enemy of Dalits? What needs to be done? देखिए दलित आज का जो समय है, इट जी। इज ए
period of battle between the Indian Republic and the possible Hindu Rashtra. वो बीजेपी हिंदू राष्ट्र को रिप्रेजेंट करती है और इस समय ऑल इंडिया लेवल पर कांग्रेस पार्टी रिपब्लिक को रिप्रेजेंट करती है। अब दलित को जो चुनना हो चुन ले, जिसको। चलिए, वैसे हिंदू राष्ट्र हम नहीं कहते हैं, उसको हम वर्ण राष्ट्र कहते हैं। कि हिंदू राष्ट्र बहुत ही एक वेग टाइप का है, जिसमें पिछड़े और दलित भी अपने आप को हिंदू समझने लगते हैं और समझते हैं कि शायद हमारा ही राष्ट्र आने वाला है। तो वर्ण राष्ट्र या मैंने अशोक दास जी को बताया, जो आपके यहाँ से इंटरव्यू करके मेरे पास आए थे जी। हिंदू राष्ट्र का मतलब, मनुस्मृति को मैंने काफी पढ़ा है, जो किताब अभी लिखा हूं मैं अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी के लिए, उसमें मनुस्मृति ही आधार है। हिंदू का मतलब ही सवर्ण, हाँ, जिसको 3 तागे का वो हथियार रखने का अधिकार है। आप देखें, अगर मनुस्मृति को पढ़ें तो आर्यवर्त के अलावा हिंदुओं का कोई देश नहीं है, कोई राष्ट्र नहीं है, कुछ नहीं है। उनका सिर्फ कास्ट है, और उनकी कास्ट के नेतृत्व में जो राष्ट्र बनेगा वही हिंदू राष्ट्र होगा या सवर्ण राष्ट्र होगा। तो दलितों के समय, आज के दलितों को सबसे बड़ा खतरा यही है। इस खतरे के खिलाफ अगर कांग्रेस लड़ रही है तो साथ में हो लीजिए, अगर इस खतरे के खिलाफ वामपंथी लड़ रहे हैं तो साथ हो लीजिए, सोशलिस्ट लड़ रहे हैं तो साथ हो लीजिए, अम्बेडकरवादी लड़ रहे हैं तो साथ हो लीजिए। क्योंकि मुझे इस बात पर कोई डाउट नहीं है कि अगर 3rd टर्म मिल गया बीजेपी को, तो ये जो हरिजन भाई हैं आजकल, जो गाय के क्रीम को ब्लू कलर में रंग जाने के बाद बड़े नामू खाते हैं, तो ये उस लायक भी नहीं रह पाएंगे। खत्म हो जाएगा सब कुछ। 3rd टर्म मिल गया तो बीजेपी को, आप देख लीजिएगा। जी जी जी। तो अब दलितों को चुन लेना है भैया, कौन हमारा दुश्मन नंबर 1 है, बीजेपी है या कांग्रेस? अगर इतनी भी क्षमता नहीं रही दलित समाज में, तो सारी उम्मीदें खत्म है। अपने बच्चों को विदेश भेज बात के निकल जाइए। शुक्रिया चंद्रभान जी। और दोस्तों, हाँ जी, नहीं बीच में आते रहिए। बहुत लंबा गैप हो गया, आप अम्बेडकर नामा पे बहुत दिन से बोले नहीं है, बीच में आते रहिए। एक दिन मेरिट का मिथ, इस विषय पर आपसे चर्चा करेंगे, मेरिट का मिथ। तो शुक्रिया चंद्रभान जी। और ये दोस्तों चंद्रभान प्रसाद हैं, आप जानते हैं, एकदम तीखा करेला और नीम चढ़ा जो बोलते हैं, बात को सोचिए, समझिए। इस सबको अदराइज कर देना, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। संस्कृति के नाम पर ये सब ब्राह्मणवादी है, राजनीति के नाम पर सब, तो आपके पास क्या बचेगा? हर समय सरकार भी 50+1 पे बनती है। लेसर एनिमी का एक फिलॉसफी है कि आपको समझौते करने होते हैं। रूस अमेरिका भी हिटलर के खिलाफ एक साथ खड़ा हुआ था। राजनीति की बारीकियों को, उसके ताने बाने को समझने के लिए नजर की नहीं, नजरिए की जरूरत होती है। शुक्रिया। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग अम्बेडकर नामा। जल्दी मिलता हूं अगले एपिसोड में। जय हिंद। थैंक यू।